नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 7 मई के करीब 7 बजने को है, शाम का वक्त है। कल सुबह 6 मई से जो स्थिति थी चंपावत जिले की चंपावत कोतवाली में, या कहें जो वाकया हुआ था, और उसको लेकर पूरे प्रदेश में आज उसका पटाक्षेप हो गया है। लेकिन जो निचोड़ निकला, जो नतीजा निकला, वो बेहद शर्मसार करने वाला है। एक साजिश का पर्दाफाश हुआ, और साजिश ऐसी कि एक नाबालिग की इज्जत से खिलवाड़, एक दुष्कर्म का स्वांग रचा गया। सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप, और जो हुआ नहीं उसको बताया गया। बीते 36 घंटों तक पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकरण की, इस सामूहिक गैंग रेप की जो नहीं हुआ, लेकिन जिसको साजिश का रूप देते हुए इसको अंजाम तक पहुँचाया गया। साजिश करता वो व्यक्ति था, राजनीति में है। अभी हाल में ही जो पिछले साल जुलाई में पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें उन्होंने भंडारपुरा सीट से चुनाव लड़ा है। कमल सिंह रावत का नाम है। और साजिश क्यों हुई, इसको क्रोनोलॉजी को देखते हैं। महीना दिसंबर 2023 का साल, एक घटना सल्ली में एक बार फिर घटी। उस वक्त कमल रावत भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे तल्लादेश के। उन पर दुष्कर्म का आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद वो कई दिन तक जेल में रहे। बहरहाल पिछले महीने जो आरोप लगे, वो आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके, वो बरी हो गए, वो दोष मुक्त हो गए। लेकिन इस मामले को लेकर सल्ली क्षेत्र में एक प्रकार से रिवेंज पॉलिटिक्स, एक बदले की भावना की स्थिति आई। और उस अपने पिछले 2023 की घटना में जो कुछ हुआ, उसका बदला कुछ लोगों से लेने की कोशिश करते हुए ये पूरी पटकथा लिखी गई कमल सिंह रावत द्वारा। इसमें मदद ली गई एक महिला साथी की, और पूरा एक ऐसा ड्रामा रचा गया जिसने चंपावत जिले की पुलिस को, चंपावत जिले के प्रशासन को, उत्तराखंड की पुलिस को, और यहाँ तक कि राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया। पिछले 36 घंटे में जो स्थिति थी, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से लेकर महिला सुरक्षा की बात भी आई। नाबालिगों के सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिगों के साथ जो रेप जैसी भयावह, दुर्दांत और जघन्य घटना सामने आई, उसको लेकर एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया गया। एक प्रकार से कह सकते हैं बदला लेने के लिए सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। और अब जो पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने अभी इस बात का जो उन्होंने तस्वीर पेश की, जो जग जाहिर किया, जो मामले का खुलासा किया, उसमें उन्होंने कैसे सिलसिलेवार तरीके से जो बताया है, वो अब आप भी सुनिए। कल जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र अंतर्गत एक विभत्स घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मैं मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट में आया है, उसके बारे में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूर किया गया था। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, CCTV फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया, तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान, वह जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान, और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया, तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के इसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया, तो यह जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया, तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, मैं एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनके एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग
इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है इसका प्रयोग करके, इसका यूज़ करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे माना। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई थी। समारोह जब खत्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहाँ पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहाँ मौके पे पहुँच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है। उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई, घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड था वह कमल रावत, उनकी महिला मित्र व उनके साथी थे, जिन्होंने पीड़िता का उपयोग करते हुए, उसका यूज़ करते हुए उसको झूठा प्रलोभन यह दिया गया कि उसके जो बीमार पिता है उनका उपचार करा जाएगा, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद की जाएगी। इस प्रलोभन और झांसे के चलते उसके द्वारा पीड़िता का यूज़ करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे इस स्वांग को रचा गया और एक नाबालिग का यूज़ करते हुए उन्होंने नाबालिग के साथ इस प्रकार की विभत्स घटना कारित की जो शर्मनाक है, शर्मसार है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि ये दुष्कर्म नहीं षड्यंत्र था जिसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने भी ये पूरा दुष्कर्म रचा है, षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी मैडम, जो अब घटना हुई, जो कल एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में क्या चेंजेस होंगे और नई एफआईआर जो मुख्य साजिशकर्ता हैं कमल रावत और उनकी जो महिला साथी हैं, तो उन पर क्या होगा? क्या अभी जो 3 लोग एक्यूज्ड हैं इसलिए एफआईआर की, उनको छोड़ दिया जाएगा और गिरफ्तारी वगैरह क्या स्थिति है? अभी जो घटना जो एफआईआर पंजीकृत है उसी के संबंध में हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बिकॉज अभी ये तथ्य संज्ञान में आया है और ये जो अनावरण हुआ है वो जो मेन पॉइंट था उसको लेकर के था। क्योंकि विवेचनात्मक कार्रवाई के अन्य पहलू भी होते हैं, उन पहलुओं को हमारे द्वारा विवेचना में समायोजित किया जाएगा और इसी प्रकरण में अगर इसकी वृद्धि होगी हम वृद्धि करेंगे या दूसरा अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तो उस माध्यम से भी हम जो षड्यंत्र करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाए जाएंगे। तो क्या कमल रावत लोग अरेस्ट हो गए मैडम जो नहीं, अभी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। बिकॉज पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस पूरे घटना की जो सत्यता है उसके बारे में उजागर किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने यह स्वीकारा है कि जो भी पूरा ये घटनाक्रम वर्णित हुआ था वह उस प्रकार से नहीं था, पूरा यह षड्यंत्र था। पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार का जो नामजद अभियुक्त उनके द्वारा कोई दुष्कर्म नहीं किया गया। सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है 50 लाख का प्रलोभन दिया गया करते हो, तो क्या होगा? ऐसा कोई तथ्य भी हमारे प्रकाश में नहीं आया है और ऐसा कुछ पाया जाएगा, उसमें जांच की जाएगी। जिसमें से एक आरोपी जो युवक है वो इस जो पीड़ित युवती लड़की है उसको ले जा रहा था बाइक में, तो उसमें भी कुछ जानकारी मिली? नहीं, यह प्रकरण स्वतः गई थी या यह प्रकरण बताया जैसा कि बताया कि पीड़िता के मित्र की शादी थी जिसमें वो अपने दूसरे मित्र के साथ बैठ करके वो उस शादी में सम्मिलित होने के लिए गई थी। आपने भी बताया कि कोर्ट के सामने पीड़िता ने कहा कि जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है ये जो है इसमें शामिल नहीं थे। क्या कोर्ट में पीड़िता ने ये कहा है कि कमल रावत ने ही ये सब करा धरा है? हाँ, पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष ये स्वीकार किया है कि जिनको नामजद किया गया है उनकी किसी प्रकार से पूरे प्रकरण में कोई संलिप्तता नहीं है। और जो पूरा प्रकरण है वह कमल रावत, उनकी महिला मित्र व अन्य सदस्यों द्वारा रचित है। जिस घर में ये जो षड्यंत्र रचा गया वो किसका है? वह नवीन कुमार सिंह का है। तो इनके यानी ये भी इनके साथ मिले हुए थे? नहीं, बताया जैसा कि बताया कि ये पूर्व की रंजिश के चलते उन्होंने पहले से ही प्लानिंग के तहत पूरा ये षड्यंत्र रचा था। उन्होंने एक घटनास्थल चिन्हित किया जहां पर पूरा अपनी जो षड्यंत्र की जो पूरी कहानी थी उसको वहां पे उसको होना वहां पे दर्शाया गया। पीड़िता है, पीड़िता के पिता और पीड़िता को क्या कमल रावत ने किस तरह से इस काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की?
जैसा कि सबको विदित है कि पीड़िता की माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था और पीड़िता के जो पिता हैं वह अभी बीमारी से ग्रसित हैं, वो चलने फिरने में भी असमर्थ है और आर्थिक रूप से भी उनके पास कोई स्टेबल सोर्स नहीं है। तो इसकी आर्थिकी को समृद्ध करने के लिए वह पीड़िता के पिता को इलाज कराने का प्रलोभन उनके द्वारा दिया गया। क्योंकि विक्टिम नाबालिग है और नाबालिग कभी षड्यंत्र स्वयं से नहीं रह सकती है, उसको तो मोहरा बना करके यूज़ किया गया है। जिस प्रकार से भी उसको यूज़ किया गया है वह हर प्रकार से विक्टिम ही है, तो उसको हम दृष्टिगत रखेंगे और विक्टिम को किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं उस पर भी हमारे द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उनके पिता हैं नहीं, पीड़िता के पिता पीड़िता के साथ ही थे पूरे समय और ऐसा पीड़िता के पिता चूंकि पुलिस के भी संपर्क में है, उनके द्वारा किसी प्रकार से किसी भी प्रलोभन या लालच के जो कि अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है इस संबंध में कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया। 112 के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई। तो किसके द्वारा की गई? इसमें अर्चिता राय कॉलर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि शादी समारोह में गई एक व्यक्ति नाबालिग बालिका जो है वो मिसिंग है और उसको उसमें मदद तो चाहिए। क्या जो ये आरोपी जो बताया जा रहा है षड्यंत्रकर्ता, क्या वो उसकी मित्र है या उसने कैसे? हाँ, ये कमल रावत की महिला मित्र के रूप में जानी जाती है। एक्चुअली हम कमल रावत पर संदेह की सुई मतलब शक की सुई कब से जानी थी? जैसे कमल रावत शुरुआत में लग रहे थे कि वो विक्टिम के हिमायती के रूप में, तो पुलिस को शक कैसे हुआ? जब पूरा घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया, हमने टेक्निकल और मैनुअल इनपुट जब गैदर किए तो एक व्यक्ति विशेष की पीड़िता के साथ एक दिन में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कॉल्स थी जो उसी दिन की घटना को इंगित कर रही थी। साथ ही जो पूरा पीड़िता द्वारा अपने बयान में भी बताया गया, जब पीड़िता ने एक्सेप्ट किया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसकी पुष्टि मेडिकल में भी जो सीएमओ साहब अभी आपको बताने वाले हैं। जब पूरा घटनाक्रम नहीं होना पाएगा तो जब पीड़िता से मजीद किया गया, पीड़िता ने एक्सेप्ट किया कि मेरे जो रिश्ते में चाचा लगते हैं वो उनकी महिला साथी व अन्य लोगों द्वारा पूरा षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। 6 तारीख को सुबह 7:15 बजे पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंडओवर किया है। पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंच में भी इस तरह के कोई जबरदस्ती के कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। शरीर पर किसी तरह के कोई निशान नहीं थे। रस्सी बांधने जो नोट के निशान आते हैं वो भी निशान नहीं थे और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसके कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था, इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह पूरे शरीर पे किसी तरह के चोट का स्ट्रगल के निशान नहीं थे। जैसे हमारे महिला चिकित्सक द्वारा बताया गया, मैंने भी खुद अपना उसका पूरा देखा, उसको पूरा स्टडी किया इसको, तो उसमें ऐसा किसी तरह का कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया है। जो हमारा प्रोसीजर है, जो हम जाँच के लिए स्वाब लेते हैं, हेयर लेते हैं, जो भी चीज़ हम लेते हैं, कपड़े सील करते हैं, वो तो हमारा प्रोसीजर वो हमने अपने करके पुलिस को दे दिया है।